हेलो एवरीवन, मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th और 12th का टॉपिक जनसंचार। जनसंचार अव्यक्त और माध्यम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जनसंचार की विशेषताएं और कार्य क्या हैं, यह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा जनसंचार का भारत में कैसे विकास हुआ, यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जनसंचार की विशेषता क्या है? तो जनसंचार की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। और फीडबैक तुरंत प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। इसीलिए जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है, क्योंकि इसके दर्शकों में किसी भी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, शहरी और ग्रामीण भी, पुरुष भी और महिला भी, युवा भी और वृद्ध भी। इसके दर्शक, पाठक और श्रोता प्रत्येक वर्ग के लोग हो सकते हैं। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है तो कोई पटना में। इसके दर्शक, श्रोता और पाठक विभिन्न स्थानों पर बैठे हो सकते हैं, लेकिन एक ही समय पर टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। अब इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसके संदेश सभी के लिए होते हैं। उसकी प्रकृति क्या होती है? सार्वजनिक होती है। आशय यह है कि जनसंचार माध्यम के द्वारा वही संदेश या समाचार प्रकाशित किया जाता है जिसमें सार्वजनिक हित समाहित होता है, जिसमें सभी का हित समाहित होता है। इसमें किसी भी व्यक्तिगत हित को मान्यता नहीं दी जाती, किसी भी व्यक्तिगत हित को स्थान नहीं दिया जाता है। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। प्राप्तकर्ता यानी कि पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण ही पहचानता है। जैसे कि कोई भी समाचार है, उसके संवाददाता को जो पाठक हैं या श्रोता या दर्शक हैं, वह उस समाचार के माध्यम से जानते हैं, ना कि पाठक और संवाददाता का कोई भी प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो जो प्राप्तकर्ता होता है वह संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण ही पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी आवश्यकता होती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। अब इसमें क्या है कि किसी भी समाचार को प्रकाशित करने के लिए, किसी भी समाचार को प्रकाशित करने के लिए या प्रसारित करने के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी भी दैनिक समाचार को ले लीजिए, समाचार अमर उजाला है या दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, इन सभी का क्या है, एक पर्टिकुलर, एक प्राइवेट, एक औपचारिक संगठन है, एक ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ से इस अखबार को, इस पत्र को निकाला जाता है, प्रकाशित किया जाता है। उसी तरह से टीवी और रेडियो में भी अपने अपने चैनल होते हैं। एक औपचारिक संगठन होता है जिसके माध्यम से समाचार को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। अब यहाँ पर द्वारपाल किसे कहते हैं? यहाँ पर संवादक को, संपादक जो होता है उसे द्वारपाल कहा जाता है। संपादक को द्वारपाल कहा जाता है। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाएगा। अब यहाँ पर द्वारपाल कौन है? यहाँ पर संपादक द्वारपाल कहलाते हैं। संपादक ही यह निर्णय करते हैं या निर्धारण करते हैं कि किस समाचार को प्रकाशित किया जाएगा और किस समाचार को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित संपादक ही करते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादक
और उसकी सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा। इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर द्वारपाल, सबसे पहले कि द्वारपाल कौन है, यहाँ पर द्वारपाल संपादक को कहा गया है। जो संपादक होता है उसे द्वारपाल कहा जाता है। संवाददाता विभिन्न स्थानों पर जाकर देश विदेश की खबरों को एकत्रित करते हैं और उन्हें संपादन योग्य बनाते हैं, और संपादक उस सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है कि किस सामग्री को प्रकाशित किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। यह निर्णय कौन लेता है? संपादक लेते हैं। तो जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें द्वारपाल की जो भूमिका है वह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उसके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। अब यहाँ पर सबसे अहम भूमिका किसकी है? द्वारपाल की। द्वारपाल कौन होता है? संपादक। तो संपादक ही निर्णय लेता है कि किस प्रकार के समाचार को प्रकाशित या प्रसारित किया जाएगा, और जो भी समाचार प्रकाशित किया जा रहा है उसमें पत्रकारिता के सिद्धांतों, सार्वजनिक हित, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार ही जो सामग्री हो उसी को संपादित किया जाए, उसी को प्रकाशित किया जाए। अब इसके बाद जनसंचार के कार्य क्या हैं? तो जनसंचार के कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला कार्य है सूचना देना। जनसंचार का सबसे पहला कार्य क्या है? सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना देना। हमें इनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही पूरा होता है। अब सूचना देना क्या है? जनसंचार माध्यम हमें देश विदेश की सूचनाओं से अवगत कराते हैं। दूसरा क्या है? शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि हमें देश विदेश की घटनाओं की जानकारी देके हमें उनके प्रति जागरूक करते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराकर उसके प्रति उन्हें सजग बनाने से है। जैसे कि देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, क्या हालात हैं, उसके प्रति लोगों को सचेत करना, यह जनसंचार का कार्य है। इसके अलावा तीसरा कार्य है मनोरंजन करना। जनसंचार हमें मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराता है, जैसे कि टीवी, रेडियो, संगीत, वीडियो, किताबें मनोरंजन के प्रमुख माध्यम है। वे सब क्या करते हैं? जनसंचार के माध्यम क्या हैं? या सभी माध्यम हैं जो कि हमारा मनोरंजन करते हैं। टीवी हमारा मनोरंजन करती है, फिल्मों के द्वारा हमारा मनोरंजन होता है, और जो किताबें हैं वह भी हमारा मनोरंजन करती हैं। अब इसके बाद इसका कार्य है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। अब इसका आशय यह है कि कोई भी समाचार जब प्रकाशित होता है या कोई भी प्रमुख मुद्दा जो कि चर्चा का विषय बना होता है, उसे उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए, अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए सरकार और समाज उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करे, इसके लिए जो संचार माध्यम है, जो जनसंचार माध्यम है, वह बाध्य करते हैं। जनसंचार माध्यम अनुकूल प्रतिक्रिया करने पर बाध्य करते हैं, सरकार और समाज को अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। उसके बाद पांचवा कार्य है निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य है कि सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना। अगर कोई भी
सरकार गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही होती है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों की। सब उसके बाद कार्य विचार विमर्श के मंच। इसमें जनसंचार माध्यम लोगों को विचार विमर्श के मंच प्रदान करता है जिसमें कि लोग अपनी राय, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास किस प्रकार हुआ? भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीच पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं, जैसे कि देव ऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की एक झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, यह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। अब इसमें क्या है कि हमारे भारत में तो पौराणिक काल से ही जनसंचार माध्यम मौजूद थे। सबसे पहला जनसंचार माध्यम किसे माना जाता है? नारद जी को, जो कि पृथ्वी के समाचार देवलोक में ले जाते थे और देवलोक के समाचार पृथ्वी पर लाते थे। तो नारद जी पहले समाचार माध्यम थे, पहले जनसंचार माध्यम थे। और उसके बाद किसका वर्णन किया जाता है? संजय का। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को महाभारत के युद्ध की पूरी झलक दिखाई थी। महारानी गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत का जो युद्ध था उसका आंखों देखा हाल संजय ने सुनाया था। तो उन्हें भी एक हमारे देश में समाचार माध्यम माना जाता है, जनसंचार का माध्यम माना जाता है कि वह भी एक जनसंचार माध्यम थे। अब इसके अलावा जन भावनाओं को दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। तब बाकायदा रोजनामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। पौराणिक काल के उपरांत क्या होता है कि जब हमारे देश में सम्राट व्यवस्था हुई, मौर्य राजवंश की स्थापना हुई, अशोक जैसे सम्राट जब हमारे देश में हुए, तब इनके शासनकाल में क्या हुआ था कि संदेशों को शिलालेख पर लिखा जाने, जो स्थायी रूप के संदेश थे, स्थायी संदेशों के लिए शिलालेख और अस्थायी संदेशों के लिए कच्ची स्याही और रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित किए जाने लगे। कच्ची स्याही और रंगों से अस्थायी संदेश लिखे जाने लगे और स्थायी संदेशों के लिए शिलालेख का उल्लेख मिलता है। उसके बाद क्या हुआ कि तब बाकायदा रोजनामचे लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किया गया। अब रोजनामचे क्या होता है? रोजनामचे किसे कहते हैं? डेली डायरी को। जो डेली के संदेश होते हैं, जो रोज के संदेश होते हैं और जो रोज के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और कच्ची स्याही से लिखकर उन्हें जनता तक पहुंचाया जाने लगा। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल से लोक माध्यमों के संकेत भी मिलते हैं। भीमबेटिका के गुफा चित्र इसके प्रमाण है। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथावाचन, बाउल, सांग, रागिनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षज्ञान आदि का विशेष महत्व है। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का भी कार्य करते थे। अब
हमारी भारतीय संचार परंपरा की खासियत क्या रही है कि हमारे यहाँ राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी व्यवस्था रही है। इसके संकेत हमें कब से मिलते हैं? प्रागैतिहासिक काल से मिलते हैं। लोक माध्यमों के संकेत हमें कब से मिलते हैं? प्रागैतिहासिक काल से मिलते हैं। भीमबेटिका के गुफा चित्र इसके प्रमाण हैं। भीमबेटिका के गुफा चित्र इसके प्रमाण हैं। यह और अजंता की गुफाएं भी इसके एक प्रमाण हैं। यह समानांतर व्यवस्था के बाद कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़। कठपुतली भी हमारे यहाँ की एक जनसंचार माध्यम रहा है। अब इसके अलावा लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का जो रूप हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? अंग्रेजों से प्राप्त होता है। आधुनिक जो माध्यम है जनसंचार के वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अंग्रेजों से प्राप्त होते हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से आए हैं। हमने शुरुआत में इन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। पहले तो हमने जनसंचार माध्यमों को उसी रूप में अपनाया जैसे वह थे अंग्रेजी समय में जैसे वह थे वैसे ही हमने उन्हें अपना लिया। लेकिन आगे क्या हुआ? वह हमारे भारतीय नाट्य परंपरा से संचालित होने लगे, उनका रूप बदल गया और हमारी जो नाट्य संस्कृति है, जो हमारी भारतीय नाट्य परंपरा है, उसी के द्वारा हमारे संचार माध्यम जो है वह परिचालित होने लगे। जनसंचार माध्यम हमारी भारतीय नाट्य परंपरा से संचालित होने लगे, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही है। लेकिन अब क्या है? अब जो हमारे जनसंचार माध्यम है उनकी जो रंग रूप है, जो विषय वस्तु है वह भारतीय है। जैसे कि हमारे फिल्में, टीवी सीरियल और रेडियो जो नाटक हैं या जो हमारी पुस्तकें हैं, ये सब क्या हैं? ये हमारी भारतीय इनकी विषय वस्तु क्या रहती है? भारतीय होती है। इनका रंग रूप भी भारतीय ही रहता है। चूँकि उसकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ती चली गई है, इसीलिए जहाँ शासक वर्ग के राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में कौन कौन से प्रमुख हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है वह राष्ट्र के मानस निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वह राष्ट्र के मानस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हमारे जनसंचार माध्यम का जो वर्तमान प्रचलित रूप है वो कौन कौन सा है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट, फैक्स, ये सब क्या है? हमारे जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूप है, जो कि जिनसे कि हमें संपूर्ण संसार की, संपूर्ण दुनिया की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ संभावित प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इस प्रकार है। जनसंचार की सब 4 विशेषताएं क्या है? सबसे पहले पहला प्रश्न है जनसंचार की 4 विशेषताएं। सबसे पहले जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। जनसंचार में ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। तीसरा, इसमें प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। चौथा, संचारक और प्राप्तकर्ता में सीधा संबंध नहीं होता है। प्रश्न 2, द्वारपाल किसे कहते हैं? समाचार पत्र के संपादक को ही द्वारपाल कहते हैं। जो संपादक होता है उसी को द्वारपाल कहा जाता है। तीसरा है, द्वारपाल का क्या कार्य होता है? द्वारपाल का कार्य समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री को निर्धारित करना होता है। द्वारपाल समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री को निर्धारित करता है। द्वारपाल का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, द्वारपाल कौन होता है? संपादक। अब जनसंचार के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला कार्य है सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा एजेंडा तय करना, पांचवा निगरानी करना, छठा विचार विमर्श के मंच तैयार करना। जनसंचार के यह प्रमुख 6 कार्य हैं। भारत में जनसंचार माध्यम के स्रोत कौन है? तो भारत में जनसंचार माध्यम के स्रोत हैं अंग्रेजी के द्वारा हमें आधुनिक जनसंचार माध्यम प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार के जनसंचार माध्यम मिलते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में हमें शिलालेख और गुफा चित्र इत्यादि जनसंचार माध्यम मिलते हैं। लोक माध्यम है। भारत में लोक माध्यम किस काल में प्राप्त हुए? भारत में लोक माध्यम प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त हुए थे।
जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि। तो यह तो थे आपके प्रश्न उत्तर। आपने हमारा वीडियो देखा, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारा आगे का वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसके लिए हम आपके बहुत